अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोगों ने कल को फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और इसके हार्मोनल रेगुलेशन की बात स्टार्ट की थी। और हमने कहा था कि फ़ीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो सारे के सारे साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवेरियन साइकिल हैं यानी ओवरीज में होती हैं, और कुछ चीज़ें यूट्रस के अंदर जिसको हम यूट्राइन साइकिल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसने जनरलाइज स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ओवरी का, और ओवरी के अंदर आप डिफरेंट तरह से ये स्मॉलर सेल्स देख रहे हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। और ये फॉलिकल्स जो हैं डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ग्रो करते हुए इनलार्ज होते हैं, और यहाँ से ही हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन के रिजल्ट में होता है। ठीक है। और जब ये सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज होता है तो यही जो है वो जाता है फिलोपियन ट्यूब्स में, और ये वेट करता है, अगर इन केस कॉपुलेशन होती है, इंटरकोर्स होता है, तो यही वेट करता है स्पर्म्स का, जो कि स्पर्म के साथ कंबाइन करता है और फिर अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके एक जो जाइगोट बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डिफरेंट फेजेस जो हैं उसके बारे में देखें। द इवेंट्स ऑफ ओवेरियन साइकिल आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड विद इवेंट्स ऑफ यूट्राइन साइकिल बाय पिट्यूटरी हार्मोन्स कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन्स। तो गोनेडोट्रोफिन्स यहाँ पे जो है वो मेजरली हमारे पास क्या है, LH है और FSH है। और इन सारे चेंजेस की बेसिस पे जो रेगुलेशन है, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक है मेंस्ट्रुअल फेज, एक है प्रोलिफरेटिव फेज, और एक है सेक्रेटरी फेज। ठीक है। तो मैं इन फेजेस को आपको ना एक केंथ मैसन की बुक है, इंटरनेशनल बुक है, वहां से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वो PDF है तो वो इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छी PDF नहीं है, तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि एक बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ एक एग जो है वही ओव्यूलेट होता है नॉर्मली। ठीक है। जो ओवरीज कंटेन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है ना, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं ओवरीज के अंदर जिनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और हर एक के अंदर एक पोटेंशियल एग हो सकता है। ठीक है, जिसको हम प्राइमरी ओवोसाइट कहते हैं। और उसके साइड्स पे सेल्स होते हैं छोटे, जिनको ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब यहाँ पे पिबरिटी में जाके granulosa cells begin to secrete the major female sex hormone estradiol। ठीक है ना, एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन सेक्रीट होना शुरू होता है जब फीमेल प्यूबरिटी को पहुंचती है। तो प्यूबरिटी के बाद हमारे पास जो है ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो कि कवर अप किए हुए थे उस प्राइमरी ओवोसाइट को, ठीक है ना, तो उसको क्या है वो सेक्रीट करना शुरू करते हैं एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि मेनार्की जो है उसको ट्रिगर करता है। मेनार्की असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की ऑनसेट है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होती है एक फीमेल को, तो इस स्टेज को हम कहते हैं मेनार्की कहते हैं। बाद में एस्ट्राडायल आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यही हार्मोन जो है फीमेल की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी जो है वो शो ऑफ करवाता है, यानी कि ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होना, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होना। ठीक है, इन सारी चीजों को। इसके बाद एस्ट्राडायोल एक और स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, और एक और स्टीरॉयड हार्मोन है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं जैसे कि फिलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, विजाइना है, इसको मेंटेन भी करता है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हर एक फीमेल जो है जब वो खुद हमारे पास बर्थ से पहले, अपनी बर्थ से पहले ही उसके अंदर उसकी फॉर द लाइफ टाइम जो यूटिलाइज होने हैं एग्स, उनका जो रिजर्व है, उसका जो एक प्रॉपर सोर्स है वो एडअप हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है ना, कंटेन उसने कहा ना एट बर्थ फीमेल ओवरीज कंटेन अबाउट 1 मिलियन फॉलिकल्स each containing a primary oocyte that has begun meiosis but is arrested in prophase of the first meiotic division। असल में यहाँ पे जिस तरह मैं आपको उस दिन बता रहा था ना कि फीमेल जब वो खुद अपनी माँ की वॉर्म में होती है, अपनी मदर की बॉडी में ही होती है, अभी वो डिलीवर नहीं हुई फीमेल बेबी, तो उस टाइम पे ही जब वो फीमेल बेबी जब वो डिलीवर होती है तो उसके अंदर बर्थ के टाइम पे ही 1 मिलियन फॉलिकल्स उसकी अपनी ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि रुके होते हैं किस स्टेज पे जाके, मायोसिस 1 की प्रोफेज पे रुके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स इज रिक्रूटेड टू रीइनिशिएट डेवलपमेंट बट द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल मैच्योरेशन टेक्स मैनी मंथ्स। ठीक है, असल में उसने कहा कि जब वो बच्ची मेंस्ट्रुएशन के स्टेज पे आ जाती है तो उस टाइम पे जाके
फॉलिकल्स जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करें। लेकिन फॉलिकल की मैच्योरेशन जो है वो काफ़ी लंबा टाइम लेती है, कई मंथ्स का टाइम ले लेती है। तो किसी भी एक स्टेज पे यानी कि आप हर मंथ जो है कोई एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर हुआ होता है, और वो मैच्योर फॉलिकल जो है वो अपनी डिवीजन कंप्लीट करके और फिर वो ओव्यूलेशन का काम जो करता है। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कितने दिन का होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का या 28 डेज का ऑन एवरेज होता है। और इसको हम लोग ओवेरियन एक्टिविटी की बेसिस पे हम फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यानी कि जो ओवेरियन साइकिल है उसमें दो चीजें होनी है, एक है हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज यानी फॉलिकल की मैच्योरेशन, और ल्यूटियल फेज यानी कि जो फॉलिकल से एट द एंड सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट के रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसकी जो फेज है उसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ठीक है, with the two phases separated by the event of the ओव्यूलेशन, यानी कि इन दोनों फेजेस के दरमियान में जो गैप है या जो दोनों को डिफरेंशिएट करवा रहा है दैट इज द ओव्यूलेशन। यानी कि फॉलिकुलर फेज जो है वो फॉलिकल की मैच्योरेशन है, और फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा और हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा तो वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होना है, उसके रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और वो जब रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगा उस फॉलिकल का, वो असल में क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ल्यूटियल फेज शुरू करवा देगा। At the beginning of each menstrual cycle, a single dominant follicle emerges from the group that was recruited many months earlier and continues its development while the other follicles in that group enter a pathway for destruction। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स हैं तो एक ग्रुप जो है उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, तो कोई एक जो डोमिनेंट फॉलिकल है जो कि ज्यादा मतलब कि टाइमली अपने साइकिल को पूरा कर सकता है या जल्दी मैच्योर हो सकता है, वो डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट होगा, और बाकी फॉलिकल्स उस ग्रुप के जो है वो वेस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब फॉलिकुलर फेज में होगा क्या? हर एक फॉलिकुलर फेज में द डोमिनेंट फॉलिकल achieves full maturity as a late टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि असल में जो एक डोमिनेंट फॉलिकल था वो फुल मैच्योर हो जाएगा, और उसकी फुल मैच्योरिटी वाली फेज को हम लोग टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, या उसको कहते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल है। मैंने आपको लास्ट टाइम वो फॉलिक्यूलोजेनेसिस वाला एक टॉपिक पढ़ाया था एक और बुक से, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास फॉलिकल्स जो हैं उसके अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, इसके अंदर एंटरम होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अपने आपको वो ओव्यूलेशन वाले स्टेप की तरफ जाता है, उस प्रेशर की वजह से वो एग जो है या वो साइड जो है पंप किया जाता है बाहर। ठीक है, यहाँ पे शायद इसने इसकी फेजेस दिखाई भी होंगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मुझे मिल जाती है फेजेस। अच्छा चले, यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास ये ना प्राइमरी फॉलिकल है। यहाँ पे अगर आप देखें प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये डेवलपिंग फॉलिकल है, फिर ये सेकेंडरी ओसाइट है, और मेच्योर फॉलिकल हो गया। अब ये मेच्योर फॉलिकल बाद में जब रप्चर होगा ना, ये जितनी फाइनल स्टेज होती है जिसमें ये रप्चर होने के बिल्कुल क्लोज होता है, इसको हम कहते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल होता है। ठीक है ना। यहाँ ये लेट टर्शरी फॉलिकल होता है। तो ये लेट टर्शरी फॉलिकल जो है इसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि जो ओव्यूलेशन कॉज करवाता है, जो कि पुश करवाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे दिस फॉलिकल फॉर्म्स अ थिन वॉल्ड ब्लिस्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। ठीक है ना। तो ओवरी के जो एक सरफेस है उसके ऊपर एक उभार सा बनता है। ठीक है, एक आउटग्रोथ सी बनती है, और उस ब्लिस्टर से ये रिलीज हो जाता है जो वो साइट है, सेकेंडरी वो साइट। यूट्रस इज लाइंड विद सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल मेम्ब्रेन कॉल्ड द एंडोमीट्रियम। मैंने आपको यूट्रस की मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया था कि इसकी आउटर लेयर पेरीमीटियम होती है, पेरीमीट्रियम होती है, अंदर वाली मायोमीट्रियम होती है, मस्कुलर लेयर जो कि कॉन्ट्रेक्शंस कॉज करती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोमीट्रियम। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, यहाँ फॉलिक्यूलर फेज में अगर आप देखें एस्ट्राडायोल कॉजेज ग्रोथ ऑफ द एंडोमीट्रियम। तो असल में एस्ट्राडायोल या आपका ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या कॉज करता है? एंडोमीट्रियम में ग्रोथ कॉज करता है। दिस फेज इज देयरफॉर नोन एज द प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेट करने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। ठीक है ना। तो असल में ये एंडोमीट्रियल लेयर जो है इसको थिक कर रहा है, इसको इसके अंदर सेल्स की डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कर रहे हैं। ठीक है, अब
प्राइमरी oocyte जो है विद इन द ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसने अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की है फॉलिकुलर फेज के अंदर, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग टू इक्वली लार्ज डॉटर सेल्स। हम लोगों ने जब वो जेनेसिस पढ़ रहे थे वहां पे हमने बात की थी कि ये एक लार्ज सेल बनाता है और एक सेकेंडरी oocyte वो स्मॉलर वाला बना देता है, ठीक है ना, एंड वन टाइनी डॉटर सेल, ठीक है ना, वो जो लार्ज सेल है वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, जो छोटा वाला सेल है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इसकी वजह से जो अर्ली एम्ब्रियो है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है उसको इनहेंस कर देता है जब तक वो जाके इम्प्लांट नहीं होता, ठीक है ना। और जो पोलर बॉडी है क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म कम गया है वो जाके क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और सेकेंडरी oocyte जो है वो जाके रुक जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन में और रुका रहेगा मेटाफेज 2 पे जब तक हमारे पास जो है वो स्पर्म एंटर नहीं होता और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म की एंट्री तक जो है वो मियोसिस जो अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उसकी मेटाफेज 2 पे रुका रहेगा, ठीक है। और बाद में फर्टिलाइजेशन होगी कब, जाके फिलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ओव्यूलेशन क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो डिफरेंट हार्मोन्स वाली इमेज आपकी बुक में बनी हुई है, ये वाली सेम, इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास विद द पैसिव टाइम क्या हो रहा है कि ये एंडोमेट्रियल लेयर जो है ये थिक हो रही है, इसके अंदर डिवीजन प्रमोट हो रही है। अगर आप ये इसको मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम से देखें ना, 0 से डे 3 तक, तो इसके अंदर यहाँ पे सेल्स की डिवीजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये प्रोलिफरेशन वाला ये जो ग्रीन कलर वाला फेज स्टार्टअप हो रहा है 13th डे तक, यहाँ पे जाके इसके सेल्स की डिवीजन इंक्रीज हो रही है और जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो रही है। एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, थिक हो रही है। और इसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी और मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगी। सेक्रेटरी फेज के अंदर ये जो है वो सेक्रीट करना शुरू करेगी अपने हार्मोन्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जो ओव्यूलेशन होनी है यहाँ पे देखें, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल इन द ब्लड ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, एलएच, ठीक है ना। साइकिल के अराउंड मिड यानी कि मिड के नजदीक जो 13th 14th डे है वहां पे, दिस सडन सेक्रीशन ऑफ एलएच कॉजेज द फुली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल टू ब्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये एलएच की वजह से क्या होगा, वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, वो रिलीज कर देगा ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रिलीज कर देगा सेकेंडरी oocyte को, ठीक है ना। और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, जो रिलीज्ड oocyte है वो कैसे चल जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में चल जाता है नियर द फिम्ब्रे। असल में ये हमारे पास अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये है हमारे पास, ये ओवरी है, ठीक है ना। और ओवरी के बाद ये वो उसकी फिलोपियन ट्यूब है या जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, और ये इसके फ्रंट पे जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, फिम्ब्रे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फिम्ब्रे जो हैं ये इसको कैप्चर कर लेंगे, जैसे ये रिलीज होगा तो ये रिलीज होने के बाद इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा, और फिलोपियन ट्यूब का जो ब्रॉडर पार्ट है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो oocyte डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लें कि ये चले गया उधर एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में जाने के बाद फिलोपियन ट्यूब के पास द फिदरी प्रोजेक्शन सराउंडिंग द ओपनिंग टू द फिलोपियन ट्यूब, ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं लाइनिंग द फिलोपियन ट्यूब ड्रॉ द oocyte एंड प्रोपेल इट थ्रू द फिलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस, को यूट्रस की तरफ पुश करना शुरू कर देंगे। इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर तो देखिए इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म्स वहां तक पहुंच गए तो फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो oocyte हो जाएगा विद इन अ डे, यानी 24 आवर्स के टाइम के अंदर oocyte क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ये फर्टिलाइज होता है तो स्टिमुलस ऑफ द फर्टिलाइजेशन अलाउज टू कंप्लीट द सेकंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि अगर स्पर्म एंटर हुआ तो इसने अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की और हमारे पास फिर स्पर्म के जो जेनेटिक मटेरियल था, जो न्यूक्लियस था, प्रो न्यूक्लियस था स्पर्म का और एग का, कंबाइन हुआ और हमारे पास इन्होंने जाइगोट बना दिया, ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिंग अ फुली मैच्योर ओवम एंड द सेकंड पोलर बॉडी, फियन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम द ओवम एंड द स्पर्म प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अपर 1/3 है फिलोपियन ट्यूब का, ठीक है ना, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ह्यूमन जाइगोट जो है उसको तकरीबन 3 डेज लगते हैं यूट्रस तक पहुंचने में, फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस तक पहुंचने में उसको तकरीबन 3 डेज लग जाते हैं, और भी 2-3 दिन लग जाते हैं मायोमीट्रियम के अंदर इम्प्लांट होने में, वहां पे अटैच होने में। यहाँ पे अगर आप देख पाए ना तो ये
हमारे पास इम्प्लांटेशन वाला स्टेप ये दिखें, यहाँ पे दिखा रहा है कि देखें यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट माइटोसिस हुआ, यानी कि उसने जो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होते होते फिर हमारे पास ये मोरूला बन गया, फिर ब्लास्टूला बना, और फिर ब्लास्टोसिस्ट जो था ये जाके इम्प्लांटेशन हो रही है यूट्रस के अंदर। यूट्रस ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो सेंट्रल वाला थिक पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि हमारे पास इसकी जो इनर वॉल है उसमें सीलियां हैं, ठीक है ना, और सीलिया जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको हमारे पास वो इसको पुश कर रहे हैं सारे पाथवे के दौरान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें हमारे पास नेक्स्ट फेज आ गई है इसकी ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर था वो उसको हमने क्या कहा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। LH स्टिमुलेशन कंप्लीट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस रीजन की वजह से सेकंड हाफ जो है उसको हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड हाफ, यानी कि वो जो मिड के बाद ओव्यूलेशन के बाद वाला जो हाफ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज कह रहे हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये दो तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है, एस्ट्रोजन भी जिसको एस्ट्राडायोल बोल रहे हैं, प्लस वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट कर रहा है। अब जो एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल्स हैं ये क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक स्टार्टअप कर देंगे जो कि इनहिबिट कर देगा एफएसएच की प्रोडक्शन को। अब एफएसएच असल में क्या कर रहा था, स्टार्ट में एफएसएच जो था रिक्रूट कर रहा था फॉलिकल को। अब फॉलिकल जब रिक्रूट हो रहा था तो इसकी वजह से फॉलिकल मैच्योर हो रहा था जो कि आगे जाके ओव्यूलेशन की तरफ लेके जा रहा था फॉलिकुलर फेज के बाद। लेकिन अगर हमारे पास हाई लेवल्स एफएस जो एस्ट्राडायोल के और प्रोजेस्टेरॉन के इसको रोक देंगे तो हमारे पास और ज्यादा एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो नया फॉलिकल तब तक जो है वो रिक्रूट नहीं होगा और अपनी डिवीजन आगे फर्दर कंप्लीट नहीं करेगा, अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं करेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनहिबिशन हो गई एफएसएच की और एलएच की सेक्रेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दिस इनहिबिशन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टिमुलेशन exerted by estradiol on LH सेक्रेशन एट मिड साइकिल। अब ये जो स्टिमुलेशन है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें ये जो इनहिबिशन हुई है दैट इज इन कंट्रास्ट टू द स्टिमुलेशन एक्सर्टेड बाय एस्ट्राडायोल ऑन LH सेक्रेशन। असल में जब ग्रेन्युलोसा सेल ने LH वो सेक्रीट करना शुरू किया ना एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन, उस एस्ट्रोजन ने जाके स्टिमुलेट की थी LH की प्रोडक्शन। अब LH जब प्रोड्यूस हुआ था तो उस LH ने जाके करवाई थी ओव्यूलेशन। अब इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम ने दो काम किए, एक तो इसने क्या कर दिया कि हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है और एक वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इन दोनों हार्मोन्स की ब्लड के अंदर जो लेवल्स इंक्रीज किए तो इन्होंने जाके नेगेटिवली इनहिबिट कर दिया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इनहिबिट कर दिया एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को, ठीक है ना। अब ये और एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस नहीं होने देंगे। अब इसके बाद ने कहा है कि ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैकेनिज्म है ताकि अब और ज्यादा फॉलिकल जो है वो मैच्योर ना हो, रोक दिया जाए इस प्रोसेस को, ठीक है ना। टेम्परेरली रोकने का मकसद क्या है, ताकि इन केस अगर इंटरकोर्स होता है तो हमारे पास उस टाइम के दौरान सिर्फ और सिर्फ वो जो जाइगोट बन चुका है, वो जो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बना है उसी के ऊपर ध्यान रहे, उसी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो, वो बेबी बने और बैक से और फॉलिकल्स ना आए। क्योंकि अगर तो और फॉलिकल्स आएंगे तो हमारे पास वो सारा का सारा प्रोसेस रिपीटेड होता जाएगा और हमारे पास फिर अगर उस टाइम के दौरान इंटरकोर्स होता है तो एक और बेबी बनने के चांसेस हैं। तो इसलिए उसको रोक दिया जाता है कि एक एट वंस एक बेबी ही बने, ठीक है। ल्यूटियल फेज के दौरान द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन causes the endometrium to become more vascular, glandular and enriched with glycogen deposit, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ल्यूटियल फेज साइकिल की शुरू हुई है तो एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन ने थिकनिंग स्टार्टअप कर दी है, यूट्रस की वॉल की थिकनिंग स्टार्ट कर दी है, उसकी वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट कर दी है और उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की डिपॉजिट्स स्टार्टअप कर दी है। ग्लाइकोजन असल में ग्लूकोज की ही स्टोर्ड फॉर्म है, ग्लूकोज एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है तो वो फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेक्रेटरी फेज, क्योंकि हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ग्लैंड्यूलर है
ठीक है ना। और दिस पोर्शन ऑफ द साइकिल इज नोन एज द सेक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब दीज चेंजेस प्रिपेयर द यूट्राइन लाइनिंग फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग थिक हो गई है तो वो तैयार हो गई है, वेस्कुलराइज भी हो गई, तो दैट इज प्रिपेयरिंग बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरॉन और जो हमारे पास एस्ट्राडायोल था उसके लेवल खत्म हो गए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोड्यूस कर रहा था। तो हमारे पास फिर से ड्यू टू डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएस, ठीक है ना, डिजनरेट्स ड्यू टू डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएस नियर द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज। अब एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा था इनहिबिट कर देगा सेक्रेशन ऑफ एलएच को, एलएच की सेक्रीशन नहीं हो पाएगी। अब ये जो हार्मोन जो है वो जरूरी है, एलएच नीडेड फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है ना। तो वो हार्मोन एलएच जो है वो जरूरी है किस काम के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के सर्वाइवल के लिए। अब कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो थे वो रिड्यूस हो जाएंगे और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो स्लॉट ऑफ होना शुरू हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी, वेस्ट होना शुरू हो जाएगी ब्लीडिंग के साथ, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब ये जो साइकिल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं एंडोमेट्रियम की। अब अगर तो ओव्यूलेशन हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो द टाइनी एम्ब्रियो प्रिवेंट्स रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। तो एम्ब्रियो जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस या डिजनरेट नहीं होने देगा। और हमारे पास उसको किस तरह से नहीं होने देगा, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये ना एम्ब्रियो की लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियो के ऊपर ना मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो वो जो बेबी, स्मॉलर बेबी है, वो कुछ दिन का है, वो क्या करेगा, वो उसकी एक मेम्ब्रेन, उसको हम कोरियन कहते हैं, उसकी कवरिंग है, वो कोरियन सेक्रीट करती है ये वाला हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। और ये रोक के रखता है, ये बचाता है कॉर्पस ल्यूटियम की डिजनरेशन को। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये एलएच की तरह का हार्मोन है जो कि कोरियन मेम्ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियो की। बाय मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कीप्स द लेवल ऑफ एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन हाई, और इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन को रोक देता है, विच वुड टर्मिनेट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। जो कि अगर तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल रिड्यूस होते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो फौरी तौर पे मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी और मिसकैरेज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वो लेयर वेस्ट हो जाएगी और बेबी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन कम्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कोरियन, नॉट फ्रॉम द मदर। अब जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में इस हार्मोन के लेवल को चेक किया जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो है इसको चेक किया जाता है, ठीक है। टेस्ट किट्स इसके लेवल्स को चेकअप करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद बाकी चीजें फिर हम कल करेंगे, ठीक है।